हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है। जनवरी के तो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अप्रैल के अभी स्टार्ट किए हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। अपने को यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, एक सीरीज का पूरा पूरा पैटर्न है। फिर यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन से नंबर की रो, जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, ऐसे कौन से नंबर की रो है जिसमें ये जो नंबर है 5437 ये लाई करेगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार जेईई मेंस में देखा गया है अभी रिसेंटली, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस पैटर्न को अगर मैं कंसिडर कर लूँ, है ना, इस तरीके से अगर मान लो अपन बात करें कि ये nth रो पे जा रहा था, ये आगे चल के nth रो की तरफ जा रहा होगा, तो अपने पास एक यहाँ पे सीरीज है, ये सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको, जैसे कि 1 है और फिर यहाँ पे 2 है, 4 है, 7 है, इस तरीके से मूव कर रहा है। फिर आगे भी कुछ कुछ टर्म्स होंगी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब अपन क्या किए, ऐसा पैटर्न अपन तब देखें जैसे अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई सीरीज है जिसका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इन दोनों में 1 आएगा, ऐसे ही इधर भी चल रहा होगा और इन दोनों का 0 हो जाता है। अब ऐसे पैटर्न से अपन क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व किए, है ना। अगर आप सीक्वेंस सीरीज काफ़ी अच्छे से अगर पढ़े होगे तो इस तरीके का एक ट्रिक देखे होगे। यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में अपन टी एन टर्म या nth टर्म जिसको बोलते हैं उसको निकालने के लिए इस ट्रिक का यूज करते हैं, जिसमें इन एलिमेंट्स को अपन कंसीडर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक अपन इस तरीके से डिफरेंसेस करते रहते हैं, है ना। अब जब ये आ जाता है तो उसके बाद अपने को क्या करना है, जो पहली टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, उसके बाद सेकंड टर्म जो है उसको लिखो, उसके साथ साथ यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल लिखना है। उसके बाद इसके बाद थर्ड टर्म जो है उसको लिखना है, उसके साथ साथ n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही थर्ड टर्म को करोगे तो 0 इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलेगा। सिंस यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, केवल अपने पास इतना आएगा। अब इससे होगा क्या कि मैं यहाँ पे nth टर्म निकाल ले रहा हूँ, है ना, इस सीरीज का, ये जो सीरीज दे रखी है इसका अपन nth टर्म निकाल ले रहे हैं, जिसका मतलब ये जो रो है, ये कॉलम जो बन रहा है, इस कॉलम का nth टर्म मैंने निकाल लिया, है ना। nth टर्म निकाल लिया मतलब nth रो का कोई भी एक रो अगर मैं उसको कंसीडर करूं कि वो nth रो है तो उस nth रो का फर्स्ट एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा। यहां से देखो ये क्या आएगा, इसको कैलकुलेट अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे tn की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ जाएगी 1 प्लस n-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n² - 3n+2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये 1 से 1 गया तो यहाँ पे आएगा n² - 3n+2, उसके साथ साथ +2n भी ऐड हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा n² - n+2/2। ये एक्चुअली में मेरा nth रो के फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना। इस कॉलम में अगर देखोगे तो इसका जो लास्ट nth टर्म होगी वो एक्चुअली में nth कॉलम या nth रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ये मेरे पास में आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक पैटर्न देख रहा हूं तो यहाँ पे अपने पास में देखो ये 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, हर बार कॉमन डिफरेंस 1 है सारे के सारे रो का। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जैसे 2 है, 2 में मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन यहाँ पे देखें तो उसमें से एक माइनस में कर देता हूँ तो मेरे पास में एक्चुअली में लास्ट टर्म आ जा रही है। जैसे यहाँ पे 4 में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है उसमें से एक माइनस कर दोगे तो मेरे पास 6 आएगा, 6 इसकी लास्ट टर्म है। सिमिलरली 7 से 10 तक जाने के लिए अपन कैसे कर सकते हैं, 7 अपनी फर्स्ट टर्म है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखें तो 4 है, उसमें से एक अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 10 जो कि ये वाली टर्म है। तो अब मेरे पास अगर nth रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि tn है वो आ गया है, जो कि n² - n+2/2 है। अब मेरे को इसका अगर लास्ट एलिमेंट चाहिए nth रो का, है ना, इसको अपन बोल दे रहे हैं ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब मेरे को इसका लास्ट एलिमेंट चाहिए तो लास्ट एलिमेंट के लिए मेरे को क्या करना होगा,
n माइनस वन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2/2 प्लस n माइनस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो प्लस 2 से माइनस 2 गया तो अपने पास आ रहा है n स्क्वायर माइनस n बाई 2, या फिर इसको बोल दो n इंटू n माइनस 1/2। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही। अब देखो, अब मेरे पास अगर मैं nth रो को कंसीडर कर रहा हूं, nth रो है मेरे पास में, है जिस रो में ये एलिमेंट है, एक्चुअली में मेरे को ये कंसीडर करना है। तो देखो यहां पे उसका फर्स्ट एलिमेंट है जो कि tn है ना, और इसको बोल दे रहा हूं अल्फा, उसका लास्ट एलिमेंट है अल्फा, ये मेरे पास nth रो है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी के अंदर आ रहा है 5437, इसके अंदर आ रहा है, तो इससे ये बड़ा होना चाहिए, इससे ये छोटा होना चाहिए। बस यही चीज मेरे को यहां पे अप्लाई इसमें करना है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 2/2 ये एक्चुअली में छोटा होगा 5437 इससे। तो यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 7 और 108, ये अपने पास में आ जाएगा 10,874, ये अपने पास में वैल्यू है। अब मेरे को यहाँ पे n की वैल्यूज डालनी है। एक रिलेशन तो मेरे पास में ये वाला आ गया, दूसरा रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, n इंटू n माइनस वन, ये डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 5437। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि n इंटू एन माइनस, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, n इंटू एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू 108.74, ये होना चाहिए। अब वैल्यूज मेरे को देख लो यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैं 102 लूंगा तो अब मेरे को वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। 102 को 103 से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इतना आता है, ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 104 से करते हैं तो इसकी वैल्यू 10,712 के आसपास में आती है ना। वैसे ही यहाँ पे 104 एंड 105 को करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है 10,800 से ऊपर चली जाएगी, और 105 106 इन दोनों को करेंगे तो भी ये 10,800 से ऊपर चली जाएगी, 874 जो है इससे ऊपर चली जाएगी। दूसरा मेरे को चाहिए कि यहाँ पे इससे कम होनी चाहिए। अब इसमें अगर इस वैल्यू को डाल के देखेंगे तो मेरे को एक्चुअली में 104 और 105 पे चेक करना है, किसके लिए, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10,874। इसको अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे n इक्वल टू 104 पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और n इक्वल टू 105 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10,922 विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 10,874। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 104 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था। अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल था, है ना। जैसे यहाँ पे फिर से बोला है कि अब अपने पास यही पैटर्न है, इस पैटर्न में मेरे को बताना है कि जो 10th रो है उसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उन सब के सम की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली चीज़ तो एक करेक्शन यहाँ पे जो है वो ही कर लेना है कि ये जो है ये 18 नहीं है 17 है। क्यों है, देखो अगर मान लो पैटर्न को देखते हो तो यहाँ से ये 3 जा रहा है, ये 6 जा रहा है, इसके बाद 9 जाएगा, जिसका मतलब यहाँ वाली टर्म 20 आएगी। और यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से देखोगे तो ये 6 जा रहा है, लेकिन यहाँ से फिर 9 होना चाहिए। 9 होने के लिए इसको 17 होना पड़ेगा, है ना। तो अब 20 ये आ गया तो अगली टर्म 23 आ जाएगी, ये 26 आ जाएगी और ये 29 आ जाएगी, ठीक है। 9 के बाद 12 ऐड होने चाहिए, 17 में 12 ऐड करोगे 29 आ, ये अपने पास में नेक्स्ट इसका पैटर्न बन गया। तो मेरे को 10th रो तक जाना है। 10th रो पे जाने के लिए वापस से वही सेम चीज करेंगे। अभी अपने पास सीरीज क्या है, 2 है, 5 है, 11 है और 20, यहां तक मैं लिख दिया हूं। अब इसका अगर मैं tn टर्म निकाल लूं और फिर n की जगह 10 डाल दूं तो मतलब मेरे को पता चल जाएगा 10th रो का फर्स्ट एलिमेंट और कॉमन डिफरेंस 3 है ही। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस 0। फिर से अपने को एक कॉलम बनाना है, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे tn टर्म विच इज इक्वल टू 2, पहली वाली टर्म को एज इट इज, दूसरे वाली टर्म को 3 को लिखा,
उसके साथ n-1/1 फैक्टोरियल यानी कि n-1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद थर्ड लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 n-2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अगली में 0 आएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या आया 2 + 3n-3, ठीक है, प्लस 3/2 आ रहा है और इसके साथ में आ रहा है n² - 3n+2। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 2 अगर मान लो मैं लेता हूं तो यहाँ पे 3n-1 है। 3n-1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6n-2 आएगा मेरे पास में, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3n² हो गया माइनस 9n+6। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या है 3n² और माइनस 3n+4 डिवाइड बाई 2। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है किसकी, tn की। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 10th टर्म का फर्स्ट एलिमेंट जो कि t10 होगा। उसको कैसे निकालेंगे, n = 10 डाल दो। तो यहां पे क्या है 3 × 10 का स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 100 - 30 + 4 डिवाइड बाई 2, यही आना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया 274 डिवाइड बाई 2 यानी कि 137। ये इसका पहला एलिमेंट हो गया। अब मेरे को सम चाहिए एस 10th रो है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बात। अब देखो 10th रो है, पहली रो में एक एलिमेंट, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, तो 10th में 10, तो 10/2 2a यानी कि 137 × 2 प्लस n-1 यानी कि 9, कॉमन डिफरेंस सबका 3 है, बस इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/2 आ जाएगा। और देखो इसको सॉल्व करोगे तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आएगा 1505, और जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर इसके सम की वैल्यू पूछिए। अब इसको सबसे आसान अप्रोच रहेगा कि अपन इसको सिग्मा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ऊपर वाली वैल्यू को करेंगे तो ये आ जाएगा n × n+1 का स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से 100 तक जा रही है, ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे करेंगे तो ये भी 100 तक जा रहा है, लेकिन अभी n² का n+1 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, पहले स्क्वायर है फिर ऊपर बाद में है ना। तो अब इसको खोल देते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि सिग्मा को बाहर ले लेंगे, उस तरीके का मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो n+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n² + 2n+1, उसको n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा n³ + 2n² + n, n की एक पावर बढ़ जाएगी, ऊपर 100 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा n³ + n², ये आया, ऊपर यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। सबका सम को सेपरेटली कर दो, यानी कि 100 तक n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम प्लस 2 × n², ये 100 तक हो गया। सिमिलरली ये n, ये भी 100 तक ही है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिग्मा भी 100 तक ही जा रहा है, जिसमें n³ है प्लस में n के स्क्वायर्स का सम भी 100 तक ही जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो n³ n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, जहाँ पे जो वैल्यू उसकी क्या होती है, वो होती है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे n की जगह 100 है, तो ये क्या आ जाएगा 100 and 101 डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या हो जाएगा n × n+1 × 2n+1, है ना, 201 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा बाई 6 प्लस n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या हो जाएगा n × n+1/2 यानी कि 100 and 101/2, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। और नीचे देखोगे तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 100 and 101/2 है ना का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 100 and 101 × 201 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यूज आएंगे। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 101, 100 और 101 जो वैल्यूज हैं उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इसको कॉमन यहाँ से काटा, इसकी वजह से ये कट जाएगा, ये 2 4 में बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर ये कट जाएगा, है ना, उसको काटने के बजाय मैं पावर को काट देता हूँ और 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है तो 2 का भी होल स्क्वायर होगा, तो जिससे कि वो दिख जाए अलग से, इस वजह से अपन इसको कर दे रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ से चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से चली जाएगी। अब देखो 3 से ये 2 गया, इसको जाओगे तो ये 67 आ जाएगा, इस 2 से 2 को इसको निपटा दो। और ये देखो ये 4 है, 4 से ये गया 25, 25 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा, एक सेकेंड,
ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ना, ये आ जाएगा 25 25, ये आ गया पहले वाला। फिर दूसरे को देखोगे तो ये आएगा 67, फिर आएगा हाफ डिवाइड बाई, नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 25 25 25 प्लस दूसरा आएगा 67/2, क्योंकि देखो ये 2 आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 ऊपर एलसीएम लिया तो ये 50 50 हो जाएगा प्लस 1, तो यानी कि 50 51 हो गया। 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 134 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 50 50 प्लस 67, दोनों को सम कर दो तो ऊपर आएगा 5815, ये आ जाएगा। नीचे की अगर बात करोगे तो 51 और देखो 7, हाँ 5117 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको करने के कई तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे 0 है, लास्ट में 0 0 है, जिसका मतलब अब इस नंबर से अगर ऊपर वाला डिविजिबल होगा तभी तो ये वैल्यू आएगी ऊपर वाली, है ना। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 यहाँ पे है नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 1 तो ऑब्वियस सी बात इधर आएगा ही नहीं, है ना, और क्योंकि बीच में 8 भी है तो 305 यहाँ पे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसा करो, 17 से काट देते हैं तो ये 305 इधर आएगा, इधर 301 आएगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में ए ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि अपने पास में एक जीपी है जिसका पहला टर्म 2 है, यानी कि ए की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद दूसरा टर्म है ना जो कि ए आर है वो पी के बराबर है, ठीक है, जिसको अपन 2r भी लिख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू 2 है। सिमिलरली ए आर स्क्वायर यानी कि थर्ड टर्म जो है q के बराबर है, जिसको 2r स्क्वायर में लिख सकता हूं, है ना। और आगे आ जाओ। अब क्या बोल रहा है कि ये तीनों टर्म्स एक्चुअली में एक AP है उसके 7th 8th और 13 टर्म्स के बराबर है या फिर हैं, तो इसको अपन T7 बोल देते हैं। अब यहाँ पे a यूज कर लिया फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे दूसरा यूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल अल्फा कर लेते हैं। अल्फा प्लस 6d इक्वल टू 2 है और अल्फा प्लस 7d इक्वल टू p है, अल्फा प्लस 12d इक्वल टू q है, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आगे भी बोला है कि अगर जीपी का, इस वाली जीपी का 5th टर्म एपी के nth टर्म के बराबर हो तो n की वैल्यू मेरे को बतानी, उसको आगे अभी अपन सॉल्व करेंगे, बट पहले यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे अगर ये सीन है तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 2 - 1 अगर मैं कर दूंगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास d आएगा, d की वैल्यू p - 2 आएगी, और इसको r के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2r - 2, ये मेरे पास से d की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे अब देखो, अब अपने को क्या दे रखा है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको थर्ड बोल देते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ 1 + 2 और -3, ठीक है, तो अपने पास लेफ्ट में बचेगा 2 अल्फा और माइनस अल्फा, तो अल्फा बचेगा, और ऊपर 13d है, -12d करोगे तो अल्फा प्लस d आएगा। इधर अगर देखोगे तो यहाँ पे आएगा p + 2 - q, है ना। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे r के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r + 2 - 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2r + 2 - 2r स्क्वायर, और d की वैल्यू को -d की वैल्यू कर दो, क्योंकि इसको इधर लेके आओगे तो -d में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2r + 2, ठीक है। तो 2r से 2r गया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 4 - 4r स्क्वायर, सॉरी 4 - 2r स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू आ रही है। अब अपने को करना क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन के बेसिस पे चल रहे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा और डी की वैल्यू रख दो, क्योंकि दोनों आर के रेस्पेक्ट में, तो आर की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। तो अल्फा क्या है 4 - 2r स्क्वायर, और प्लस डी की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12r हो जाएगी, -12 हो जाएगा, इक्वल टू 2, ठीक है। सबको राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ पे क्या है 2r स्क्वायर -12r, और यहाँ पे -8 हुआ, उधर जाके +8 हो गया, तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर -6r + 5 = 0, जिसके दो फैक्टर होंगे r - 1 और r - 5।
बोथ इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू एक 1 आएगी, एक आएगी 5। 1 हम ले नहीं सकते, 1 लेने का मतलब वही कि वही टर्म जीपी में रिपीट हो रही है, तो अपने पास आएगी वैल्यू ये, है ना। r की वैल्यू अगर मेरे पास 5 आ चुकी है तो मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू 8 आ गई, है ना। कैसे आ गई? 5 यहाँ पे डालोगे तो भाई 5 इंटू 2 माइनस 2 8 हो गया। तो अगर ये आ गई तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 25 इंटू 2 किया तो 50, और -4 माइनस 50 करेंगे तो -46 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब इन सब का करना क्या है? देखो, अब बोल रहा है कि जीपी का जो फिफ्थ टर्म है, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 4, जो कि A2 है। आर की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 5 की पावर 4, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये आ गया। ये इक्वल टू किसके है? ये देखें तो nth टर्म के है, तो nth टर्म मतलब अल्फा प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अल्फा की वैल्यू अभी मैंने निकाली है -46 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 8, और ये है इसके बराबर। अब देखो, 2 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ये 2 जाएगा, यहां से देखोगे तो ये -23 बचेगा, यहां से देखोगे तो ये 4 बचेगा, है ना। तो 5 की पावर 4 जो है ये 625 होता है, तो 625 प्लस 23 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास n-1 इंटू 4 आएगा। 4 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये n-1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे इसको देख लो, ये कितना आ रहा है? 648 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पे 24 हो गया, 4 6 24, और 162 आ गया। तो n-1 इक्वल टू 162 आ गया, जिसका मतलब n की वैल्यू आई 163। अगर क्वेश्चन यही है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 163 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है, देखो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये m/n नहीं है, ये एक्चुअली में 11/m होना चाहिए, है ना। अगर क्वेश्चन यही है तो अभी क्यों, ये भी तुमको समझ में आया, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पे इसके इंटीजर में वैल्यू अपने को निकालनी। देखो, अब ये वाला पैटर्न जो है ना, ये काफ़ी फेमस पैटर्न है। कैसे? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पहले भी पूछे गए हैं, तो इसकी वजह से इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। एक इस तरीके के क्वेश्चन होते तो √(a1 + 1/√(a2), और सॉरी, हाँ ये नहीं, 1/√(a1 + √(a2), इस तरीके से 1/√(a2 + 1/√), इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले बनते थे, है ना। उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, पहली वाली टर्म को ले लेते हैं कि 1/, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो बड़ी टर्म है उसको पहले लिख दे रहा हूँ, जो छोटी टर्म है उसको बाद में लिख दे रहा हूँ, है ना। इसको रैशनलाइज कर, √2 - 1 √2 - 1, तो ऊपर आया √2 - √1, है ना, और नीचे 2 माइनस a² - b² करो, 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। हर बार वही होगा, यहाँ पे √3 और √2 है तो 3 - 2 करोगे 1 आएगा, 100 - 99 करोगे तो भी 1 आएगा, हर बार वही आएगा। तो पहली टर्म से मेरे पास में क्या आ रहा है? √2 - √1। अब यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। इस प्लस को मैं यहाँ पे ऐसे वर्टिकली अपन इनको लिख रहे हैं। अगली वाली टर्म को देखोगे तो क्या आएगा? √3 - √2 आएगा। अगली वाली टर्म √4 - √3 आएगा। इस तरीके सारी टर्म चलेंगे। अब समझ में आ रहा होगा, √100 - √99 आएगा। इन सब का सम मेरे को बताना है, यही तो है m की वैल्यू। अब देखो कौन किसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो बन गया पैटर्न खत्म। तो यहाँ पे क्या आया? √100 - √1, √100 क्या होगा? 10, 10 - 1 यानी कि 9, ये आ गई m की वैल्यू, ठीक है। तो ये अपने पास m निकल के आ गया। सिमिलरली इधर आ जाओ, है ना। अब इधर के क्या कर सकते हैं अपन? जैसे 1/1 × 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 - 1/2, है ना। ये और ये दोनों सेम ही। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, ठीक है, सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि 3 - 2 करे तो 1 ही आ रहा है। अब इसको भी ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में अपन लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/1 - 1/2, फिर प्लस किसको कर रहे हैं? 1/2 - 1/3, फिर प्लस किसको कर रहे हैं? 1/3 - 1/4, इस तरीके से चल रहा है। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? 1/99 - 1/100, इन सबको प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कट रहा है? ये लो, खेल खत्म। तो यहाँ पे आया -1/1/100, तो ये आ गया 99/100। ये आ गई n की वैल्यू। अब देखो m/n अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास ऊपर आ गया 9
और नीचे आएगा 99 और 100 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, सिंस इस क्वेश्चन का आंसर जो है 100 दे रखा था, है ना, कई जगह पे जहाँ पे देखा हूँ मैं, जहाँ, है ना, तो वहाँ पे अगर इसका आंसर 100 तो इसको 11m/n होना चाहिए, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर जो है 100 अपने पास में होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कुछ और ही टाइप का हो या ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, ऑप्शन इसमें दे रखे हो, तब तो इस तरीके से भी ये इसका आंसर हो जाएगा 100/11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दिया है, अपने को यहाँ पे बोला है कि अपने पास ए बी सी तीन टर्म है, तीनों टर्म एपी में है, जिसका मतलब ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। फिर उसके बाद बोला ये तीन टर्म है जो जीपी में है। फिर उसके बाद बोला है ए बी सी का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज, तो ए बी सी का एवरेज 8 है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24। ठीक है, और एक इक्वेशन अभी यहां से हमारे पास में क्या आई थी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए प्लस सी को मैं 2b लिख सकता हूं, तो ये 3b हो जाएगा 24। यहां से आ गया b 8। चलो ये तो बहुत जल्दी हो गया, है ना। b अगर 8 आ गया तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यहां से इसको अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो c को अपन a माइनस 16 माइनस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब अपन से कह रहा है कि ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। ठीक है, जितने नंबर्स उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितने टोटल नंबर्स हैं उसके रेसिप्रोकल की पावर लगा दो। ये हो गया, इसका क्यूब करना है, जिसका मतलब पावर खत्म, मतलब ए बी सी के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इतना घुमा फिरा के। अब कंडीशन कैसे, ये दे रखा है, ये क्या दिया है, यहां पे बोला ये सब जीपी में है, जिसका मतलब बी स्क्वायर, जिसका मतलब बी की अगर वैल्यू 8 है तो बी स्क्वायर 64 हो गया। ये किसके बराबर है, पहले और लास्ट वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के। तो ठीक है, 64 इज इक्वल टू ए सी प्लस 3a प्लस सी प्लस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, 64। अब सी की जगह डाल देता हूँ ये वैल्यू, जिससे कि ए की फटाफट मेरे पास निकल जाए, ये आ गया। और प्लस 3a प्लस 16 माइनस ए प्लस 3। तो अभी मेरे पास में क्या आ रहा है, 64 इज इक्वल टू 16a माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a। अच्छा, इसको ऐसा कर दे हैं, इसको 2a लिख दे रहा हूँ 3a माइनस ए करके, और इसको 19 लिख दे रहा हूँ। चलो सबको राइट साइड लेके आते हैं, तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस 16 और 2 18a हो जाएगा। 19 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस का आएगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ रही है, इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितने इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 15 और 3, हाँ 18 है तो 15 और 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 15a और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 3a प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a माइनस 15, एक सेकेंड, a माइनस 15 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है जब a इक्वल टू 15 है। जब a इक्वल टू 15 है तो उस टाइम पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि दोनों का सम 16 है। अब अगर ये है तो a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में 15 इंटू 1 इंटू 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। 120 तो ऑप्शंस में ही नहीं है, इसको अपन लेंगे ही नहीं, तो दूसरा अपना आंसर बन के आएगा शायद। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, a इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3 अगर है तो c की वैल्यू 13 हो गई। अब इन सबको कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू ये आ जाएगी 13 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, तो ये 39 इंटू 8 आ जाएगा, ये 312। 312 यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन अपना है, यही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें पहली टर्म ये दे रखी है, दूसरी टर्म ये दे रखी है, तीसरी टर्म ये दे रखी है, तीनों टर्म्स एपी में है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के बताना है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, 2b, है ना, तो 2b इज इक्वल टू ए, है ना, ए प्लस सी करते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो 4 इंटू 4 की पावर x, 4 की पावर 1 है, बात तो एक ही। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर इंटू 1/4 की पावर x, ये लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2x प्लस 1/4 की पावर 2x, बात तो एक ही है। यहाँ से आया के, यहाँ से अगर 4 में कॉमन लिया तो क्या बना, 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x प्लस
यहाँ से 4 की पावर 2x प्लस 1/4 की पावर 2। अब चाहे 4 की पावर 1x हो, 2x हो, 3x हो, इस तरीके के फॉर्मेट में हमेशा इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पे देखो अपन क्या कर सकते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। जैसे कि 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x दो टर्म्स है, ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 की पावर x इंटू 1/4 की पावर x आ जाएगा, पूरे की पावर हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमेशा 1 रहने वाली है। तो यहाँ से अब देखो 4 की पावर x प्लस ये और 2 को ले जाओ उधर, तो आ गया हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही तो बोल रहा था मैं। अब यहाँ पे 4 की पावर की जगह x की जगह 2x रख दो, तब भी तो कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो वही आएगा, है ना। तो अब मेरे को k की चाहिए मिनिमम वैल्यू। k की मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ले लो पहले, 4 इंटू 2 मिनिमम वैल्यू और उसकी भी मिनिमम वैल्यू। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफ़ी आसानी से अपन इसका निकाल पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ थीटा, है ना। फिर क्या, वैसे तो इस क्वेश्चन को फंक्शन में अपने को डिस्कस करना चाहिए था, बट यहाँ पे ले लें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि इस फंक्शन का जो रेंज है ए से बी में है, ए और बी में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर यहाँ पे बोला है अब अपने पास एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म ये दे रखा है, उसका कॉमन रेशियो ए बाई बी है। तो मेरे को यहाँ पे उसके सम की वैल्यू बतानी है। तो सम उसका क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 60 अपॉन माइनस ये होगा। ठीक है, इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले a और b अपने को फाइंड आउट करना है। a और b फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे लगभग सेम है ना। अगर मैं इसमें से 2 cos स्क्वायर थीटा को अलग कर दूं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अब यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो रहा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो रहा होगा। ये वैल्यू तो 1 है, तो ये तो आया 1। ठीक है, इधर आ जाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये अपने पास में वैल्यूज आएंगी, है ना। हाँ, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मान लो अपन इस सिचुएशन को देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, देखो इसकी मेरे को चाहिए रेंज बताने के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट में बतानी पड़ेगी, जिसके लिए इस फंक्शन पे अपने को फोकस करना पड़ेगा, ये वाला, है ना। इस फंक्शन पे अगर मान लो मैं फोकस करता हूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन और कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, जिसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि इसका अभी आगे चल के यूज होगा, कैसे होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो कॉस की पावर 4 है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1, उसको अपन बाद में लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया -1, ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना, जिसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रहेगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, जिसका मतलब एफ ऑफ थीटा की अगर मान लो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसके रेसिप्रोकल मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं अपन, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू आई 3, है ना। ये मैक्सिमम है, जिसका मतलब बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब मेरे को चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए ए, वो ए है ना। उसको निकालने के लिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा 0 भी तो हो सकता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो सकता, थीटा इक्वल टू π/2 अगर मान लो तुम यहाँ पे रख रहे हो तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में होगा। बट यहीं पे तुम कंसीडर करो तो फिर बोलोगे इन्फिनिटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो वो सिचुएशन में अपने को ध्यान क्या रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ से हम डिवाइड करके यहाँ पहुँचे हैं। डिवाइड करने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट अगर वो 0 है तो यहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते, जिसका मतलब यहीं पे अपने को एंड करना पड़ेगा। तो 0 डालेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे नहीं होगा तो 0 हो गया। तो एफ ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 1 1, तो ये 1 आ गया। तो अभी मेरे पास में
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, तो ए बाई बी आ गया 1/3। मेरे को सम चाहिए इनफाइनाइट तक का, वो क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए है 64, ये 1 माइनस आर, तो 64 इंटू यहाँ पे नीचे आएगा 2/3, लेकिन इसको 3/2 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर 96 आएगा, खत्म। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके का पैटर्न अपने को दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 50D की वैल्यू पूछा है। अब 50D की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे बोला है D पॉजिटिव है, तो अगर मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन पहले भी देख चुके हैं, लगभग सेम ही फॉर्मेट में है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मान लो मैं केवल फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करता हूँ, तो अगर मैं इसको 1 ये लिख दूँ, है ना, तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है D, है ना, इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर D बच रहा है, तो इसको 1/D से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये पहले वाली टर्म के बराबर ही, क्योंकि देखो अंदर वाले का अगर तुम एलसीएम लेके देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1+D इंटू 1+2D, और यहाँ पे आएगा 1+2D माइनस 1 माइनस डी, 1 से 1 गया, 2D में से 1 D गया, तो D बचा, D से अपन डिवाइड कर दिया तो ऊपर 1 बनाना है, ठीक है, ये समझ में आया। अब ऐसे ही सेकंड टर्म में भी 1/D बाहर बच रहा होगा, थर्ड में भी, लास्ट वाली में भी, सब में बच रहा है, जिसका मतलब अगर मान लो मेरे को इसको एक कॉमन पैटर्न पे क्वेश्चन बनाना है, तो 1/D को मैं बाहर ले लूँ, है ना। अब बाकी सारी टर्म्स को ऐसे लिख देते हैं 1/1+D, और यहाँ पे क्या आएगा 1/, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 1+2D हो जाएगा, 1/1 माइनस 1+3D ये आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाली टर्म की देखोगे तो 1+ND और 9D, सॉरी, और यहाँ पे 10D, ये सब इक्वल टू 1 है। अब देख लो क्या क्या कट जा रहा है, एक ये सब गया, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ रहा है, मेरे पास में इस D को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास आ रहा है 1/1+D माइनस 1/1+10D, ये वाली वैल्यू इक्वल टू D आ रही है ना। तो इसको देखोगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आया 1+D इंटू 1+10D, और ऊपर यहाँ पे बचेगा 10D माइनस D, यानी कि 9D बचेगा, इक्वल टू D है, D से D गया, तो अब अपने पास आ रहा है 1+D इंटू 1+10D इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 10D² प्लस यहाँ पे D और 10 11D हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, जिसका मतलब 10D² प्लस 11D माइनस 8, ये आ गया। अब ये अगर मेरे पास इक्वेशन आ रही है तो इसके फैक्टर कर लो, है ना। इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये हो रहा है -80, तो 16 5, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10D² प्लस 16D माइनस 5D, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो -5D प्लस 16D माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 5D कॉमन लेता तो 2D माइनस 1 प्लस 4 अगर कॉमन लिया तो, सॉरी 8 ही कॉमन ले लो, 4 के लिए, तो यहाँ पे आएगा 2D माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसके फैक्टर्स अपन देखेंगे तो अपने पास में दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 2D माइनस 1, है ना, दूसरी है 5D प्लस 8, 5D प्लस 8 ये इक्वल टू 0। अब सिंस D एक पॉजिटिव नंबर है तो 2D माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि D की वैल्यू हाफ। दूसरी वाली थी ये तो नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव हमको चाहिए ही नहीं, तो 50 इंटू D, 50 इंटू हाफ, यानी कि ये हो गया 25, और यही हो गया इसका आंसर, खत्म। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पे देखो ये सबसे गलत चीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में कह रहा है इस सीरीज का या इस सीक्वेंस का एक्चुअली में क्यूब, यानी कि जैसे a क्यूब r की पावर 6, इस तरीके से है, ठीक है। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। अब क्या बोल रहा है कि अब अपने पास ये जो सीरीज है इसका इनफाइनाइट तक सम जो है 57 है, 57 है किसका, a/1 माइनस है, ये तो जनरल हो गया, ये 57 हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि अगर इसके सारे टर्म्स का क्यूब कर दे तो पहले टर्म का क्यूब हो गया 1 माइनस इनका ये हो जाएगा, तो ये है 9747 के बराबर, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ / 1 माइनस r का क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब, और उधर तो है ही। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते, यहां से हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे अगर मान लो मैं यहां पे a³ की वैल्यू ले लेता हूं,
ठीक है, जैसे ए क्यूब की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, 57 का क्यूब इंटू 1 माइनस आर का क्यूब डिवाइड बाई ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 97। ये अपने पास में वैल्यूज आएंगी, है ना। अब देखो, इससे इसको काटोगे तो ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बचेगा, इससे इसको काटते हैं तो ये बचता है 19। ठीक है, ये मैं कर दिया हूँ ना, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो तो हो जाएगा। तो 19 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर वाली टर्म्स को इधर ही लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस 38r माइनस आर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 19 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर प्लस 18 इक्वल टू दिस। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स अगर करूँगा तो यहाँ पे आएगा 27 आर माइनस 12 आर प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो मैं 6 आर कॉमन ले लेता हूँ, 6 तो नहीं ले सकते, 3 आर कॉमन ले लिया, तो 6 आर माइनस मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड ना, 9 आर कॉमन ले सकते हैं। 9 आर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे 2r माइनस 3 आ जाएगा, और -6 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे 2r माइनस 3 आ जाएगा। ये तो एक आ गया 2r माइनस 3 और दूसरा आ गया 9r माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू अगर मैं 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 से निकालूंगा तो r इज इक्वल टू 3/2, और दूसरा क्या है, दूसरा है 9r माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि r इज इक्वल टू 6/9 यानी कि 2/3। अब ये तो हो नहीं सकता पहले वाला, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r लेस देन 1 होना चाहिए इनफाइनाइट सीरीज में, है ना। तो ये अपने पास r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू अगर मेरे पास में ये आ चुकी है तो बस फिर तो खेल ही खत्म हो गया, है ना। क्योंकि अगर r की वैल्यू ये आ गई है तो a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57 है, तो यहाँ से a निकाल लो, a इक्वल टू 57 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3 हो गया, तो ये आ गया 19, है ना। तो ये 19 प्लस, अब इसकी वैल्यू बतानी है, 18 इंटू 2/3, तो ये हो गया 6, और तो 19 प्लस 12 यानी कि ये हो गया 9×2=31। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास 31 काफ़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है अपने को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे अभी हम फोकस नहीं करते हैं, हम पहले इस वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे कैसे फोकस कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, ये 2 अपॉन समथिंग वगैरह जो भी लिखा हुआ है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में समेशन लिखा हुआ है 1/2n इंटू 2n माइनस 1। देखो यहाँ पे हर बार एक इवन नंबर आ रहा है पहले, और उसके बाद उससे जस्ट कम वाला एक नंबर आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं सीधा सब, है ना। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये समेशन लिखा हुआ है 1/2n माइनस 1 और 1/2n का। ठीक है, 2n से 2n का 1, हाँ ठीक है, इसको ऐसे, इसको अपन ने ऐसे कन्वर्ट कर, ये अपन बहुत पहले से अभी करते आ रहे हैं, सारे सारे क्वेश्चंस में यही सब तो लगा है। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब n इक्वल टू 1 से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो 1012 तक, तभी तो जाके 2024 आएगा, है ना, क्योंकि 2n है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। इसको देखो, इस पूरे पूरे पोर्शन को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस में आएगा, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना भी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें वैल्यूज डालते हैं, सीधा सीधा वैल्यू डाला, तो यहाँ पे क्या आया 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इस तरीके से होगा। लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, 2023 माइनस 1/2024, ये आएगा। ये सारा का सारा टर्म उधर जाके प्लस में है ना। अब देखो, अगर ये सारा का सारा टर्म उधर जाके प्लस में है तो इसके साथ येलो में लिख दे रहा हूं, येलो में ये वाला भी लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये तो ये रहा, है ना।
अब अगर ये इसके साथ लिखा हुआ है तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब मेरे को केवल इस पोर्शन पे फोकस करना है, ठीक है। और ये जो इतना पोर्शन है ये एक्चुअली में इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट में केवल यही बचा, बाकी सब तो राइट में चला गया, है ना। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इन सारी और टर्म्स को जैसे 1 + 1/3 + 1/5 इस तरीके से सारी की सारी टर्म 1 + 2023 यहां तक सब इसमें है। उसके बाद जस्ट इससे पहले यहाँ पे जो टर्म होगी 1/2022 होगी, ठीक है। -12 अगर मैं कॉमन ले लूँ इस टर्म्स में से, इसके बाद इस टर्म पे आ रहे हैं, अब ये वाली टर्म्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 अगर कॉमन लिया तो 1 यहाँ पे आया, उसके बाद +1/2 आएगा, +1/3 आएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा 1011, क्योंकि लास्ट टर्म अब 2022 है, 23 तो इधर चला गया, 24 कैंसिल हो गए तो 2022 बचा, 2022 में से 2 कॉमन थे 1011, ये अपने पास में बच रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करें, अब देखो इतना ही टर्म जो ये है ना, इन सबको यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, इतना ही टर्म अगर मान लो मैं इसमें ऐड कर देता, एक और कलर ले लेते हैं, अगर मैं इसमें इसको खोल के देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, -12 -1 -12 -1/4 -1/6 इस तरीके से लिखा हुआ है -2022 तक। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि 1/2 मैंने ऐड कर दिया, 1/4 मैंने ऐड कर दिया, 1/6 मैंने ऐड कर दिया, और लास्ट 1022 तक मैंने ऐड कर दी। ये अगर मैंने सारी टर्म्स इधर ऐड कर दी हैं तो यहाँ पे भी ऐड करूँगा, है ना, सॉरी ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, है ना। अब सब्ट्रैक्ट अगर मान लो मैं करता हूँ तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, माइनस कर रहा हूँ सबको, माइनस साइन के साथ लिखूंगा, और जैसे ऊपर लिखा है उसी फॉर्मेट में मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये सबको समझ में आ रहा है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर ऐसा हो गया है तो अब इसको इस पूरे पोर्शन पे अगर मैं फोकस करूं तो यहां पे 1/1 + 1/2 + 1/3 इस तरीके से 1/2023 तक की सारी के सारी टर्म्स यहां पे आ चुकी हैं, ठीक है। ठीक, चलो तो यहां पे अपने पास क्या है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 इस तरीके से सारी के सारी टर्म्स देखो लास्ट टर्म 2023 है तो उससे पहले वाली 2 टर्म्स लिख दे रहा हूँ, 2021 + 1 2022 + 1 ये आया है। अब इधर आ जाओ, इन दोनों को ऐड किया तो -12 -12 +1 हो गया, तो ये अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला, माइनस साइन के साथ में मिल रहा है ना। चाहे तो माइनस साइन को बाहर ले लो या फिर ब्रैकेट के अंदर ले लो, फिर मैं इसको इन दोनों कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 -1/2 -1/3 इस तरीके से चल रहा है, और -1011 यहाँ तक जा रहा है। इन दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन कर दिया है। देखो किन दोनों टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, -12 और -12 इन दोनों को अगर मान लो मैं कंबाइन करूँगा तो ये -1 हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, वही मैंने किया। तो अब इन सबको ऐसे कैसे लिख देते हैं, यानी कि -1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/2, है ना। ये अंदर अगर देखोगे तो ये पूरा पूरा ऐसा पैटर्न है, मानी कि -1/2 -1/3 -1/4 इस तरीके से चलता हुआ पैटर्न है, और कहाँ तक है -1011, ठीक है। लास्ट टर्म इसमें 1011 है, वहीं तक चल रहा है। अब देखो बाकी सारी टर्म्स प्लस में है, सब कुछ चल रहा है। अब क्या होगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, कैंसिल 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 कैंसिल, यहां तक कैंसिल। तो अब कौन कौन सी टर्म्स यहां पे बच रही, लास्ट वाली टर्म तो 1 ये बच रही है, इसके पहले ये बच रही है, तो सबसे पहले क्या बच रही है 1011 तक खत्म है, तो यहां पे एक्चुअली में 10112 ये बच रहा है। अब इसको कंपेयर करना है, इससे कर दो, ये टर्म और ये टर्म दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1/α + 1 = 1/1012, जिसका मतलब अल्फा + 1 = 1012, जिसका मतलब अल्फा इज 1011, ये आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो, एंड वाले पॉइंट को कंपेयर करके देख लो, यानी कि अल्फा + 1012 = 2023, तो अल्फा की वैल्यू 1011, यहां से कर लो तो हमेशा आंसर वही आएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के
आएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें अपने को यहाँ पे एक जीपी दे रखी है जिसके दो टर्म्स का सम इसके बराबर है, यानी कि दो टर्म्स a2 को मैं ar लिख सकता हूँ और t6 को ar की पावर 5, ये 70/3 दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि t3 क्या हो जाएगा, t3 हो जाएगा ar² इंटू t5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ar की पावर 4 और इक्वल टू 49। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, a2 की पावर 6 होगा, जिसको मैं ar³ का होल स्क्वायर लिख देता हूँ और ये 49 के बराबर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ar³ इज इक्वल टू, सिंस यहाँ पे r 1 से बड़ा है और तो अपने पास में यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी, +-7 आएगी, तो +7 अपन कंसिडर करें। ठीक है, ar³ की वैल्यू +7 अपने पास में आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो, अब अपने पास अगर मान लो ये है ना, तो यहाँ से a मैंने कॉमन लिया, अच्छा देखो a कॉमन लिया, r कॉमन लिया, तो अपने पास क्या बना, 1 + r की पावर 4 इज इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना। मैं यहाँ पे ar³ बना लेता हूँ। क्यूब बनाने के लिए r² से इधर मल्टीप्लाई कर दो, r² से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ar³ बन गया। ar³ की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 1 + r की पावर 4 इज इक्वल टू 70/3 इंटू r², है ना। अब क्या करोगे, 7 से इसको निपटा दो, 10 हो गया, ठीक है, 3 को इधर ले आओ, तो अभी मेरे पास में क्या आ रहा है कि 3r की पावर 4 + 3 इज इक्वल टू 10r², जिसको इधर लाऊंगा तो -10r² इधर हो जाएगा। ये अपने पास में वैल्यूज आ गई, इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3r की पावर 4 -3, हाँ माइनस, यहाँ पर 3 तो ला ही नहीं सकते, 3 कैसे आ जाएगा, 9² - r², दोनों का सम -10² हो गया और मल्टीप्लीकेशन 9r² हो गया, +3 इक्वल टू 0। तो 3r² को अगर कॉमन लिया तो r² -3 आया, -1 को कॉमन लिया तो यहाँ से r² -3 इक्वल टू 0। तो r² -3 और 3r² -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से r² की वैल्यू 3, जिसका मतलब r की वैल्यू +-√3, यानी कि इस वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं जहाँ से r की वैल्यू +√3 आ रही है, लेकिन दूसरी आ रही है 3r² -1 इक्वल टू 0, r² इज इक्वल टू 1/3। ये तो अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1, तो ये अपने किसी काम का नहीं है। तो r² की वैल्यू 3 आ गई। r² की वैल्यू अगर मेरे पास में 3 आ चुकी है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है यहाँ पे ये, है ना। इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए सबसे आसान अप्रोच जो है, मैं यहाँ पे ये वाला लगा सकता हूँ कि ये t4 जो है ये ar³ हो जाएगा, t5 ar की पावर 5 हो जाएगा, ये ar की पावर 7 हो जाएगा। a को मैंने बाहर ले लिया, r³ को भी बाहर ले लिया, 1 + r² + r की पावर 4, ये अपने पास में वैल्यूज बन रही है। ar³ की वैल्यू अभी अपन निकाल चुके हैं, 7 थी, 1 + r² की वैल्यू 3 है और तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 3 × 13 यानी कि 91। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस जो कि अप्रैल सेशन में आए थे उन सबको अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और इसी तरीके से लगभग अपन ने सभी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं अप्रैल सेशन के, तो उन सबको देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जनवरी सेशन के सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर किए हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहाँ से जाके भी बाकी चैप्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।